जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम जो हमारी रेलवे की परीक्षा चल रही है और यूपी ट्रिपल एस सी पैट आ चुका है और वीडियो का जो 2018 वाला री एग्ज़ाम था वो भी अब नज़दीक होने के लिए जा रहा था। उसको ध्यान में रखते हुए जीएस के 20 क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, जिसमें हमने अभी तक 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और देख लीजिए जो आपका स्कोर यहाँ से बैठे है उस स्कोर को भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था। आपको बताना है कि कौन सा जो हड़प्पा का स्थल था उसमें बंदरगाह था। हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। आपको बताना है कि कहाँ एक बंदरगाह था। तो देख लीजिए, बात की जाए यहाँ तो जो ये आपका लोथल है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल सही है कि लोथल है। लोथल जो है तो आप बताओगे कि लोथल जगह जो है कहाँ है, तो आप बताओगे गुजरात में है। और लोथल किस नदी के किनारे है, अगर ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताओगे लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे है। तो देख लीजिए यह हड़प्पा कालीन प्रमुख बंदरगाह नगर था। कौन? लोथल। ठीक है। बात की जाए कि लोथल की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी, तो आप बताओगे डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में लोथल की खुदाई हुई थी। तो पहले सवाल का आंसर आपका आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 62वां सवाल है आपका कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी और ऑप्शन डी चंगेज खान। तो जो 62वां सवाल है इसका आंसर आपका क्या होगा, तो देख लीजिए बात की जाए कि दिल्ली से दौलताबाद किसने पहुंचाई थी, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है। बात की जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था किस वंश का, तो आप बताओगे तुगलक वंश का था। ठीक है। और तुगलक वंश की अगर बात की जाए कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप बताओगे गयासुद्दीन तुगलक थे। ठीक है। और जो ये मोहम्मद बिन तुगलक था ये दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था और इसे मूर्ख बादशाह भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मूर्ख बादशाह भी कहते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले 63वें नंबर के सवाल की तरफ। तो 63वां सवाल है यहाँ से आपका कि वर्ष 1948 में 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है। और जो वो मार्ग था उसका नाम क्या था, तो आप बताओगे केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप उस मार्ग का नाम था। तो देख लीजिए आप समझ गए होंगे कि किसने किया था। ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन सी सर फ्रांसिस ड्रेक, ऑप्शन डी जॉन कॉर्बेट। तो आप बताओगे किसने की थी। तो देख लीजिए बात की जाए 1498 की। ठीक है। तो पुर्तगाली यात्री थे वास्को डी गामा। कौन थे, तो आप बताओगे वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा से केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका में पड़ता होते हुए 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर जो कालीकट बंदरगाह है, कहाँ है, केरल में, वहाँ पहुँचे। और वहाँ वास्को डी गामा की अगर बात की जाए कि वास्को डी गामा का कालीकट के मतलब कालीकट के बंदरगाह पर किसने स्वागत किया था, तो आप बताओगे कि वहाँ के शासक थे जमोरिन। उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो किसने किया था वास्को डी गामा का स्वागत, आप बताओगे जमोरिन ने। और कहाँ पहुँचे थे, तो आप बताओगे कालीकट बंदरगाह पर। और कालीकट बंदरगाह कहाँ है, तो आप बताओगे केरल में स्थित है। और कब पहुँचे थे, अगर यहाँ से तारीख बूझ ले तो आप बताओगे 17 मई सन 1498। ठीक है। अब देख लीजिए अगला सवाल 64वां के संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य थे। ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो देख लीजिए बात की जाए संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य की, तो देख लीजिए जब संविधान सभा की बैठकें स्टार्ट हुई थी नई दिल्ली में, ठीक है, तब देख लीजिए जो पहली सभा थी वो कब हुई थी, आप बताओगे 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो आप बताओगे दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में इसका मतलब क्या हुआ था, आयोजन हुआ था जो पहली थी। ठीक है। और बात की जाए कि इस संविधान सभा का जो अस्थायी मतलब अध्यक्ष चुना गया था, तो किन्हें चुना गया था, आप बताओगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य।
मगर देख लीजिए 9 में पहली हुई थी 9 दिसंबर को, मगर जैसे ही 11 दिसंबर 1946 में दूसरी संविधान सभा की बैठक हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुन लिया गया था। ठीक है, अब देख लीजिए अगला 65वें नंबर का सवाल है कि हमारे संविधान के अनुसार भारत खालिस्तान है। आपको बताना है क्या है भारत, एक धार्मिक राष्ट्र है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक पूंजीवादी राष्ट्र है या एक धनिक तंत्रवादी राष्ट्र है। तो आपको बताना है, तो देख लीजिए ध्यान दीजिए 65वें सवाल में बात की जाए भारतीय संविधान की जो मतलब प्रस्तावना है उसमें साफ साफ जो 42वां संविधान संशोधन सन 1976 था तो उसमें 3 शब्द जुड़े थे, कौन कौन से आप बताओगे, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और एक और था, क्या था वो, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद। तो देख लीजिए तीसरा जो शब्द मेरे ध्यान नहीं आ रहा, तो यहाँ से पंथ निरपेक्ष जुड़ा था जिसे हम क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। अब देख लीजिए जो अगला 66वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने है। 66वां सवाल है कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। ऑप्शन ए सुषमा स्वराज, ऑप्शन सी मार्गरेट अल्वा, ऑप्शन सी मीरा कुमार, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो देख लीजिए जो लोकसभा की पहली अध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष, वो कौन है, आप बताओगे ऑप्शन सी मीरा कुमार हैं। ठीक है, कौन है, तो आप बताओगे कि मीरा कुमार हैं। ठीक है, और मीरा कुमार जो बनी थी तो आप बताओगे 15वीं लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। कौन सी बनी थी, आप बताओगे 15वीं लोकसभा अध्यक्ष, 15वीं बनी थी ये। ठीक है, और कब से कब तक बनी थी, अगर ये भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताओगे 2009 से 2014 तक बनी थी। अच्छा, बात की जा रही है मीरा कुमार की, तो मीरा कुमार कौन थी, तो मीरा कुमार का जन्म देख लीजिए कहाँ हुआ था, तो आप बताओगे बिहार में हुआ था। और मीरा कुमार जो थी तो वो एक भारतीय प्रसिद्ध नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री जगजीवन राम की पुत्री थी। किनकी, श्री जगजीवन राम की पुत्री थी। अब देख लीजिए जो अगला 67वें नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 67वां, यहाँ से आपका जो है ये सवाल है कि इन निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। आपको बताना है मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र किस राज्य में है भारत के। ऑप्शन ए आपका राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है आपका पश्चिम बंगाल। तो देख लीजिए मैंग्रोव वन की अगर बात की जाए तो मैंग्रोव जो होते हैं आपके उष्ण कटिबंधीय एवं उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों से के समुद्र तटवर्ती मुहानों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए कहाँ के हैं, तो आप बताओगे जब समुद्री तटवर्तीय इलाकों की बात आ चुकी है तो आप कहाँ पहुँचोगे। देख लीजिए राजस्थान भी आपका समुद्र के पास नहीं है, उत्तर प्रदेश भी समुद्र के पास नहीं है, सिक्किम भी नहीं है, तो आप बताओगे कौन है, आप बताओगे पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर कौन हो चुका है आपका, आप बताओगे पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं 68वें सवाल की तरफ। 68वां सवाल है यहाँ से आपका कि इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और HSBC बैंक। आपको बताना कि कौन सा भारतीय बैंक नहीं है अगर 68वें सवाल की बात की जाए। तो देख लीजिए 68वें सवाल की अगर बात की जाए तो जो हमारा ये शुरू का ऑप्शन है एक्सिस बैंक, अगर इसकी बात की जाए तो ये भारतीय बैंक है। ठीक है, एक्सिस बैंक क्या है, भारतीय बैंक है। और अगर इसके स्थापना की बात की जाए तो इसकी 1997 में स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताओगे मुंबई में। बात की जाए दूसरे नंबर पर है आपका HDFC बैंक, तो इसकी स्थापना 1994 में हुई और इसका मुख्यालय भी आपका कहाँ है, तो आप बताओगे मुंबई में है। और बात की जाए ICICI बैंक की तो ये भी 1994 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय भी कहाँ है, तो आप बताओगे कि इसका भी मुंबई में है। और ये तीनों ही बैंक आपके इंडियन है। यहाँ से देख लीजिए ये जो चौथा बैंक है आपका, ये आपका भारतीय बैंक नहीं है। अब देख लीजिए जो अगला सवाल है आपका यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिएक्शन एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी IFC। तो आपको बताना है कि कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है। तो देख लीजिए जो आपका 69वां नंबर का सवाल है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल बैंक फॉर और ये क्या लिख रहा है, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब देख लीजिए जो अगला 70 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने है। 70वां सवाल है यहाँ से आपका कि पानी का घनत्व कहाँ सबसे अधिक होता है, किस डिग्री पर। आपको बताना ऑप्शन नंबर 12 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस। तो देख लीजिए पानी के घनत्व की अगर बात की जाए तो पानी का घनत्व जो है सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ता है। तो आप बताओगे इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 4 डिग्री सेल्सियस। अब देख लीजिए अगला
जो 71वें नंबर का सवाल है कि एसिटिक एसिड को खालिस्तान कहा जाता है। आपको बताना है कि एसिटिक एसिड जो है इसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए कास्टिक सोडा, ऑप्शन बी स्पिरिट, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा या ऑप्शन डी सिरका। तो आपको बताना है 71वें सवाल का आंसर क्या होगा। तो देख लीजिए, अगर बात की जाए 71वें सवाल की, तो ये जो होता है आपका एसिटिक एसिड, इसे हम सिरका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप बताओगे इसे हम सिरका भी कहते हैं। अगर बात की जाए इसके अणुसूत्र की, तो देख लीजिए यहाँ से इसका आंसर क्या आ चुका है। आप बताओगे सिरका इसका आंसर है। और देख लीजिए इसके अणुसूत्र होते हैं, तो आप बताओगे CH3COOH, ये होता है सिरका का अणुसूत्र। अब देख लीजिए, चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल है 72वां आपका कि निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के तुल्य होता है 128 वाइट्स, 156 वाइट्स, 512 वाइट्स या 1024 वाइट्स। तो देख लीजिए 1 KB के बराबर होता है 1024 बाइट्स। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 72वें सवाल का। अब देख लीजिए, जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। 73वां सवाल है आपका, दशमलव संख्या 106 को द्विपदी में परिवर्तित करें। तो देख लीजिए, ये जो आपका होता है ये रीजनिंग का टॉपिक है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग का टॉपिक भी कौन सा आप बताओगे? बाइनरी कोडिंग, जिस पर हमारा कंप्यूटर वर्क करता है वो क्या होता है? बाइनरी कोडिंग होता है। तो यहाँ से हम कैसे निकालते हैं? जो संख्या दे रखी है उस संख्या को आप बीच में लिख लीजिए 106। इसके दोनों साइड लाइनें आपको ड्रॉ करनी है और यहाँ से लाइन। अब इसे 2 से भाग देते चले जाइए, इधर 2 से भाग दोगे, 2 पंजे 10, भागफल लिखोगे आप नीचे, 2 3 6, शेष कितना बचा आप बताओगे? 0, इधर लिखोगे आप शेष। फिर यहाँ 2 से भाग दीजिए, तो आप बताओगे 26 दूनी 52, शेष कितना बचा आप बताओगे 1। फिर यहाँ 2 से भाग दीजिए, यहाँ बताओगे 13 दूनी 26, शेष कितना बचा आप बताओगे 0। फिर यहाँ 2 से भाग दीजिए आप, तो 2 से भाग दोगे 2 छंग 12, शेष कितना बचा 1। फिर आप इसे 2 से भाग दोगे यहाँ, फिर तो यहाँ कितना बचेगा आपका 3, ठीक है, और 2 3 6, शेष कितना 0, ठीक है। अब आप देख लीजिए 3 बचा आपका, ये भी ऐसे ही है। तो 3 को जब आप 2 से भाग दोगे तो 3 एकम 3, यहाँ शेष कितना बचेगा 1। तो यहाँ से नीचे से काउंट करते हैं। आप बताओगे 1 1 0 1 0 1 0, क्या है आपका? आप बताओगे 1 1, ठीक है। फिर आपका 0, फिर आपका 1 0, फिर आपका 1 0, इस तरीके से क्या 11 0 1 0 1 0। तो आपका देख लीजिए 11 0 1 0 1 0। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही है। निकालोगे कैसे निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। तो 73वें सवाल का जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 74वां सवाल आपके सामने है। 74वां सवाल है, देख लीजिए आपका कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? आपको बताना है जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली या सुल्तानपुर। तो यहाँ से बताना है जो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करता है वो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है। तो देख लीजिए, बात की जा रही है आंवले के उत्पादन की। 74वें सवाल की अगर बात करें तो आंवले का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ जिला जो है वो करता है। कौन करता है? आप बताओगे प्रतापगढ़ जिला करता है। तो प्रतापगढ़ जिला किस ऑप्शन में है? आप बताओगे प्रतापगढ़ है आपका ऑप्शन नंबर बी में। कौन से में है? तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी में है। अगर बात की जाए प्रतापगढ़ के भी, तो आप बताओगे प्रतापगढ़ का जो कुंडा और काला कंकार है उसमें आंवले की जो फल पट्टी है विकास योजना चलाई जा रही है, ठीक है। फल पट्टी विकास योजना आंवले की जो है वो कहाँ चलाई जा रही है? आप बताओगे जो आपका प्रतापगढ़ जिला है उसके कुंडा और काला कांकार में, ठीक है। अब देख लीजिए अगला सवाल जो है आपका कि पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, पूर्वी घाट या आपको बताना पश्चिमी घाट। देख लीजिए, बात की जा रही है पेरियार नेशनल पार्क की। तो पेरियार नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो आप बताओगे कि पेरियार नदी पर है, ठीक है। पेरियार नदी पर है आपका कौन सा? तो आप बताओगे पेरियार नेशनल पार्क। और है कौन से राज्य में? तो आप बताओगे केरल में है। और केरल की साइड जो पड़ता है, तो आप बताओगे केरल की साइड जो पड़ता है आपका वो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पड़ती है। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला कहाँ पड़ती है? तो आप बताओगे इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। पेरियार नदी पर के किनारे है आपका पेरियार नेशनल पार्क। और पेरियार जो नदी है आपकी वो कहाँ है? आप बताओगे केरल में है, ठीक है। और ये जो आपका पेरियार नेशनल पार्क है अगर इसकी बात की जाए तो इसका जो उद्घाटन हुआ था तो वो कब हुआ था? आप बताओगे 1998 में हुआ था। और ये हाथी संरक्षण परियोजना के अंतर्गत लाया गया था सबसे पहले। मगर अब इसके अंदर नीलगाय, सांभर, भालू, चीता, तेंदुआ आदि जंगली जानवर यहाँ पाए जाते हैं। अब देख लीजिए अगला जो सवाल है आपका 76वें नंबर का कि गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी आपका बिहार। तो देख लीजिए, बात की जाए यहाँ से
ये राजस्थान है हमारा, राजस्थान का क्या है तो आप बताओगे घूमर है। राजस्थान का क्या है? घूमर है। उत्तर प्रदेश का नौटंकी रासलीला ये है। पंजाब का गिद्धा भांगड़ा ये पंजाब का है। और बिहार का क्या है तो आप बताओगे छऊ है बिहार का। ठीक है, बिहार का क्या है आप बताओगे छऊ। छऊ देख लीजिए आपका झारखंड का भी, मगर ये एक मतलब कई के भी हो जाते हैं। ठीक है, तो छऊ है आपका। और बिहार का अगर बात की जाए तो चेकबा है, कर्मा है। तो देख लीजिए मैंने बताया आपको कि गिद्धा और भांगड़ा कहाँ का, तो आप बताओगे कहाँ का, पंजाब का है। और याद करने के लिए कि पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं, गिद्ध से गिद्धा और भांग से भांगड़ा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए अगला जो 77 नंबर का सवाल है आपका, सवाल है 77वां यहाँ से कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 2 राज्यों की सीमा, 3 राज्यों की सीमा, 4 राज्यों की सीमा है या 5 राज्यों की सीमा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि सोनभद्र जो है यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है। और इसको देख लीजिए कौन कौन टच करते हैं अगर बात की जाए तो आप बताओगे इसे एक तो बिहार टच करता है, एक राज्य हो गया, दूसरा झारखंड करता है, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा मध्य प्रदेश करता है। तो ये 4 राज्य जो हैं इसे टच करते हैं। अब देख लीजिए अगला जो 78 नंबर का सवाल है आपका, सवाल है 78वां यहाँ से कि एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किस जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा के पैसे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत और औपचारिकता की प्रतीक्षा न करके हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराए। ऑप्शन ए एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल, ऑप्शन सी समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और ऑप्शन डी परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। तो आपको बताना 78वां सवाल के कौन थे, तो यहाँ से देख लीजिए जो आपके परमानंद कटारा बनाम भारत संघ मामले में यह निर्णय किया गया था कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करके हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सक सहायता उपलब्ध कराए। तो आप बताओगे कौन सा था, यहाँ से परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। तो इसका 78वें सवाल का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए चलते हैं जो 79 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने है। सवाल है 79वां, संसद सत्र खाली स्थान से आरंभ होता है, आप बताना कहाँ से होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और विपक्ष के नेता के बीच एक बैठक से, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष के संदेश पर, ऑप्शन सी दोनों सदनों में राष्ट्रपति की संयुक्त संबोधन से, या ऑप्शन डी संसद के सभी नए सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण में। तो आपको बताना है कब सत्र आरंभ होता है। तो देख लीजिए 79वें नंबर का जो सवाल अगर इसकी बात की जाए तो संसद सत्र दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से आरंभ होता है। किसके? राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से आरंभ होता है। और बात की जाए कि संसद की जो 2 बैठकों के बीच का समय है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बात किया जाए तो 6 महीने से ज़्यादा का अंतर हम नहीं कर सकते। और इसका अनुच्छेद क्या है आप बताओगे, अनुच्छेद नंबर 85 है। तो देख लीजिए यहाँ से जो आपका ऑप्शन होगा तो वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से आरंभ होता है। अब देख लीजिए जो 80 नंबर का सवाल है आपका, यहाँ सवाल 80वां के निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का एक हिस्सा है, आपको बताना है। ऑप्शन ए खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण, ऑप्शन बी कानूनी चिकित्सा एवं अन्य व्यवस्था, ऑप्शन सी ट्रेड यूनियन औद्योगिक एवं श्रम विवाद, ऑप्शन डी आपका औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद। तो यहाँ को आपको बताना है कि 80वें सवाल का आंसर आपका क्या होगा। तो देख लीजिए बात की जाए अगर 80वें सवाल की तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है आप बताओगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो देख लीजिए यहाँ से आपको बताना है कि आपके इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ये आप जो आपका स्कोर है, आप स्कोर कार्ड अपना कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।